12वीं क्लास के भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमें जो है मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा था और मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज बेटा हम बात करेंगे मानव भूगोल के विकास की कि भाई जो मानव भूगोल है यह है कब अस्तित्व में आया या इसकी उत्पत्ति कब से मानी जाती है। तो पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया व इसका रूपांतरण मानव की उत्पत्ति के साथ ही आरंभ हो गया था। यूं समझें कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से वह वातावरण के साथ में समायोजित हुआ है या उसके साथ में अनुकूलन किया है उसने। तो तभी से वह जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से मानव भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसमें अगर बात करें हम कि मानव भूगोल को हमें कितने युगों में पढ़ते हैं, इसको विभाजित करके जो पढ़े हम, तो इसको 3 युगों में पढ़ते हैं हम। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 काल में या 3 युगों में इसको हम पढ़ते हैं। बात करें हम प्राचीन काल की। प्राचीन काल जो है, प्राचीन काल में प्रकृति को प्रभावी माना जाता था और समाज जो थे, समाजों के एक दूसरे के बारे में जो सहयोग की भावना थी, या यूं समझें एक दूसरे के बारे में ज्ञान क्या था, बहुत सीमित था, ज्ञान नहीं था, एक दूसरे के बारे में सहयोग की भावना भी कम थी और तकनीकी विकास भी कम था। और भाई तकनीकी विकास जो था उसका स्तर निम्न था या बहुत कम था। तकनीकी ज्ञान के बारे में उनको नॉलेज नहीं था। चारों तरफ प्रकृति की छाप थी, चारों तरफ प्रकृति को प्रभावी माना जाता था। बात करें हम जैसे चीन है, भारत है हमारा, यूनान, मिस्र, रोम, इनकी सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने भी वातावरण को प्रभावी माना है। और जो हमारे वेद हैं, वेदों के अंदर भी मिलता है कि जैसे सूर्य है, अग्नि है, वायु है, जल है, वर्षा है, इन तत्वों को वे देवता के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना वो करते थे। ये था हमारा प्राचीन काल। इसमें कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं, जैसे थेल्स व एनेक्सिमेंडर और अरस्तु, हेरोडोटस, हिकेटियस आदि विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मध्यकाल के बारे में। मध्यकाल जो था, इस काल में नौ संचालन संबंधी गतिविधियां, कुशलता, अन्वेषण, तकनीकी ज्ञान और दक्षता के कारण जो पुराने रहस्य थे, जो मिथक झूठे रहस्य थे, वे सामने आने लगे और ऐसे खुलने लगे। औपनिवेशिक व व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों के संबंध में अनेक तथ्य सामने आए। और आधुनिक काल जो हमने देखा भाई, आधुनिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है जर्मन भूगोलवेताओं के रूप में मानी जाती है और नए युग के दौर के रूप में इसको 18वीं सदी से माना जाता है या देखा जाता है। इसमें जैसे नियतिवाद थी, नवनियतिवाद, संभववाद, ऐसी विचारधारा आई थी आधुनिक काल। तो एक एक के बारे में बेटा हम बात करें तो देखो नोट्सों के रूप में भी इनको उतारते रहना आप। तो देखो मानव भूगोल का विकास, मानव भूगोल का विकास के बारे में देखें। इसे 3 युगों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से हैं देखो, प्राचीन काल है, दूसरा मध्यकाल,
और तीसरा जो है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल 3 युगों में से विभक्त करके हम पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो पहला है हमारा, बात करें हम प्राचीन काल, एक के बारे में हम देखते हैं इसमें। प्राचीन काल, देखो प्राचीन काल की हम बात करें तो प्राचीन काल में इस काल में प्रकृति को प्रभावी माना जाता था। समाजों का एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास जो थी, तकनीकी विकास से निम्न स्तर का था। देखो इसे हम 3 युगों में विभक्त कर सकते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। प्राचीन काल, इस काल में प्रकृति को प्रभावी माना जाता था। समाजों का एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था। तकनीकी विकास का स्तर निम्न था। और चारों तरफ बात करें बेटा, कि चारों तरफ वातावरण की छाप थी। वातावरण की छाप थी। जैसे हमारे देश हैं, जैसे भारत, चीन, मिस्र, यूनान, रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोगों ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को मानते थे। वेदों में भी देखो बेटा, वेदों में भी सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। वेदों में भी सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर पूजा अर्चना की जाती थी। देखो कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचार दिए हैं। जैसे थेल्स व एनेक्सिमेंडर, एक के बारे में हम देखें।
थेल्स व अनेक्सिमेंडर। यूनान के थे ये। इन्होंने देखो कहा है कि जलवायु वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। देखो थेल्स व अनेक्सिमेंडर जो भूगोलवेता हुए हैं, उन्होंने जलवायु वनस्पति व मानव समाजों का इन्होंने वर्णन किया है। इसके बाद में बात करें हम अरस्तु की, तो देखो अरस्तु जो विद्वान हुए हैं या भूगोलवेता हुए हैं, अरस्तु विद्वान हुए हैं, इन्होंने जो वातावरण को प्रभावी मानते हुए उन्होंने कहा कि जो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग बहादुर हैं लेकिन चिंतन में कमजोर हैं। भाई सोचने समझने की जो शक्ति है वो उनकी कम है। और बात करें हम हमारे एशिया की बता रहे हो, उन्होंने बताया कि एशिया में जो रहने वाले हैं, एशिया में रहने वाले जो सुस्त प्रवृत्ति के हैं, सुस्त हैं और उनमें चिंतनशील या चिंतन अधिक पाया जाता है, वो चिंतनशील हैं। तो देखो वातावरण का प्रभाव बताते हुए, वातावरण का प्रभाव बताते हुए कहा है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाला मानव बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर, चिंतन में क्या है, कमजोर होता है। बल्कि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया है। इसके बाद में देखो कि जलवायु, इसमें देखो अरस्तु ने बताया कि वातावरण का प्रभाव बताते हुए कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाला मानव बहादुर है परंतु चिंतन में कमजोर होता है, बल्कि एशिया के लोगों को सुस्त पर चिंतनशील बताया है। भाई सुस्त तो हैं लेकिन वो चिंतनशील हैं। इसी के बाद में बात करें हेरोडोटस की, और हेरोडोटस देखो हेरोडोटस जो विद्वान हैं, हेरोडोटस देखो इन्होंने घुमक्कड़ जाति तथा स्थायी कर सके जातियों
जातियों के जीवन पर वातावरण का वर्णन किया है। या प्रभाव बताया है। भाई इन्होंने घुमक्कड़ जाति तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण का प्रभाव बताया है या वातावरण का वर्णन किया है। या लिख सकते हो कि प्रभाव बताया है। इसके बाद देखो जो अगले भूगोलवेत्ता जो हुए हैं उन्होंने अपने विचार दिए। स्ट्रेम्बो व इसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने देखो मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भू पारिस्थितिकीय स्वरूपों का प्रभाव बताया है। देखो इसके बाद में हम बात करें जो हमने पहले भी बात की थी, जो हमारे भूगोल का जनक भी उनको कहा जाता है और वो है हिकेटियस। हिकेटियस ने देखो इन्होंने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। देखो इन्होंने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान जो था उस भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में रखने के कारण इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये थे हमारे प्राचीन काल में कुछ विद्वान जो बताए हैं, उन्होंने अपने विचार। और आगे हम बात करें कि पहला बात किया हमने प्राचीन काल के बारे में। अब जो दूसरा है हमारा ये है मध्यकाल। मध्यकाल में देखो मध्यकाल की बात करें हम कि मध्यकाल के अंदर नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषण तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण रहस्य खुलने लगे। तो देखो इस काल में
इस काल में नौ संचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान के कारण तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण रहस्य खुलने लगे तथा उपनिवेशीकरण व व्यापारिक रुचियों के कारण नए क्षेत्रों के संबंध में जानकारी या तथ्य प्राप्त होने लगे थे। तो देखो मध्यकाल में, इस काल में नौ संचालन, नाविक विकास और नाविक या नौ संचालन संबंधी कुशलताओं, अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण रहस्य खुलने लगे और जो उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों के संबंध में अनेक तथ्य या जानकारियां प्राप्त होने लगी। बात करें हम आधुनिक काल की, देखो आधुनिक काल, आधुनिक काल की बेटा बात करें हम तो इस काल की जो शुरुआत हुई है वह भूगोलवेत्ताओं के कारण हुई है और इस काल में जो हमारे विचारधाराएं जो हमने पढ़ी हैं पीछे हुए, नियतिवाद, नवनियतिवाद और संभववाद है और इसकी जो उत्पत्ति जो मानी जाती है वह 18वीं सदी से मानी जाती है। तो देखो आधुनिक काल की उत्पत्ति जर्मन आधुनिक काल की उत्पत्ति जर्मन भूगोलवेत्ताओं के कारण मानी जाती है या फिर कहें जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने की थी। आधुनिक काल की उत्पत्ति जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने की थी। इस काल की शुरुआत या फिर आधुनिक काल की शुरुआत या उत्पत्ति जो है, इस काल की उत्पत्ति या शुरुआत कहते हैं बेटा इसको, शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने की थी और इस काल को विशेष रूप से
इस काल को विशेष रूप से 18वीं सदी शताब्दी के नए दौर के रूप में जानते हैं, या नए युग के, देखो बेटा, नए दौर के रूप में जाना जाता है। इससे युग या इस काल में नियतिवाद निश्चयवाद और संभववाद तथा नव नियतिवाद की विचारधाराएं सामने आई हैं। देखो बेटा, हमने आज जो बात की है, जो मानव भूगोल के विकास के बारे में, और इसे हमने 3 युगों में विभक्त किया। कितने युगों में किया बेटा? 3 युगों में विभक्त करके इसको पढ़ा जाता है। पहला तो हमने देखा प्राचीन काल, दूसरा मध्य काल, और तीसरा देखा हमने आधुनिक काल। और इसमें देखो, प्राचीन काल में प्रकृति को प्रभावी माना जाता था, और समाजों का एक दूसरे के बारे में जो ज्ञान था वह सीमित था या बहुत कम था। एक दूसरे के बारे में जो जानकारियां थी वो बहुत कम थी, और चारों तरफ वातावरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता था। और इसमें जैसे हमारे भारत है, चीन है, मिस्र, यूनान, रोम की जो सभ्यता के लोग थे, उन्होंने भी प्रकृति को या प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को वो मानते थे। और जैसे वेद है हमारे, उन वेदों में भी जो हमारे जो वेद हैं, वेद में भी सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वर्षा आदि, देखो, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर, उनको क्या मानते थे वो? देवता मान करके पूजा अर्चना की जाती थी। ठीक है। इसके बाद में देखो, इस काल के अंदर कुछ विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले जो हमने बात की अरस्तु, सबसे पहले तो थेल्स व एनेक्सिमेंडर, इन्होंने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। जलवायु का वर्णन किया, वनस्पति का और मानव समाजों का वर्णन उन्होंने किया है। इसके बाद में मैंने बात की अरस्तु वातावरण को प्रभावी मानते हैं, वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट भी किया है। उन्होंने बताया भी है कि जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वे बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन उनका क्या होता है, वे सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम होती है। ठीक है ना। और जो एशिया के लोग हैं, वे एशिया के लोग सुस्त प्रवृत्ति के, वह सुस्त हैं, लेकिन उनमें चिंतनशील वो होते हैं, या उनमें चिंतन अधिक पाया जाता है। तो देखो, वातावरण का प्रभाव बताते हुए उन्होंने कहा है कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या हैं? बहादुर हैं, और उनका चिंतन कैसा है? कमजोर। चिंतन जो है उनका कमजोर है। बल्कि एशिया के जो लोग हैं या गर्म प्रदेशों के जो लोग हैं, वे गर्म प्रदेशों के लोग जो हैं सुस्त तो होते हैं, लेकिन जो है चिंतनशील होते हैं। इसके बाद में हमने बात की हेरोडोटस की। इन्होंने घुमक्कड़ जाति तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण का प्रभाव बताया। जो घुमक्कड़
अपना जीवन यापन घूम करके या फिर जैसे पशुओं को चरा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के जो रहने वाले होते हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं। और जो कृषक स्थायी जातियां, जो स्थायी कृषक जातियां हैं, उनके जीवन पर वातावरण का उन्होंने प्रभाव बताया है। फिर है स्ट्रेबो व इसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ता ने उनकी प्रकृति प्रगति मानव व उसकी प्रगति के स्तर पर भूपारिस्थितिकीय स्वरूपों का प्रभाव उन्होंने बताया है। इसके बाद में हिकेटियस विश्व के बारे में उपलब्ध जो भी भौगोलिक ज्ञान था उसको व्यवस्थित क्रम दिया उन्होंने। व्यवस्थित रूप देने के कारण उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, भूगोल का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात की मध्यकाल की, और मध्यकाल में देखो इस काल में नौ संचालन संबंधी कुशलता और अन्वेषण, नए नए आविष्कार हुए, तकनीकी ज्ञान प्रौद्योगिकी ज्ञान आया, दक्षता हुई, मजबूती, और इनके कारण से जो पुराने अफवाहें है या फिर जो पुराने रहस्य थे वो खुलने लगे। तथा उपनिवेशीकरण तथा व्यापारिक रुचियों के कारण नए क्षेत्रों के संबंध में जानकारी तथ्य प्राप्त होने लगे। इसके बाद में आधुनिक काल की शुरुआत या उत्पत्ति जो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने की थी, इस काल को विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के नए युग के दौर के रूप में जाना जाता है। इस काल में नियतिवाद और संभववाद तथा नव नियतिवाद की विचारधाराएं सामने आई हैं। बात कर लें, हमने बात भी की थी नियतिवाद या निश्चयवाद, इसमें प्रकृति को प्रभावी माना जाता था। हमने शुरू में देखा था रेडजेल व उसकी शिष्या एलन सैंपल के बारे में, उन्होंने यह विचारधारा प्रस्तुत की थी। तो उनमें देखो प्रकृति को प्रभावी माना जाता था और प्रकृति का दास बताया था मानव को, प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा मानव को करना होगा, ये विचारधारा ये कहती है। इसके बाद में बात करें संभववाद की, तो संभववाद जो है हमारा, इस संभववाद में हमने बात की थी कि यह जो विचारधारा देने वाले थे विडाल डी लाप्लास महोदय, और इसने में बताया कि संभव मानव कुछ भी संभव कर सकता है, मतलब मानव को इसमें क्या बताया, प्रभावी, मानव को प्रभावी बताया, मानव को क्या बताया, इसमें प्रभावी बताया, और प्रकृति को मानव का दास बताया। मानव के दास किसे बताया, प्रकृति को। लेकिन जो नव नियतिवाद की जो विचारधारा है इसके बाद में जो ग्रिफिथ टेलर ने दी थी, और इस विचारधारा के अंदर ना तो प्रकृति को प्रभावी माना और ना मानव को प्रभावी माना, दोनों विचारधारा को नहीं माना, दोनों आपस में सामंजस्य करके जीवन यापन वो कर सकते हैं, या सामंजस्य की स्थिति इन्होंने बताई। बेटा आज हमने मानव भूगोल के विकास के बारे में हमने बात की, और इस लेसन के अंदर जो है 2-3 क्वेश्चनों के बारे में और बात करेंगे। बेटा इसी के साथ में धन्यवाद।